आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, टैगोर की कलम से। देखिए, इस चैप्टर के जो रचयिता हैं वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने अपने बचपन की जो कुछ घटनाएं उनको याद कर करके फिर से इस चैप्टर के अंदर उन्होंने लिखा है। और ये एक तरह से ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है किसी को याद कर करके लिखना। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जब बहुत एक बुजुर्ग हो गए, तब उन्होंने क्या किया, अपने बचपन के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो बचपन के बारे में वर्णन करने का मतलब अर्थात उन्होंने वो घटनाएं जो अपने बचपन के बारे में थी उनको उन्होंने क्या किया, याद कर करके फिर से उन्होंने लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं कौन, आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माताजी का नाम क्या था। तो इसके बारे में थोड़ा सा कवि परिचय या लेखक परिचय हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्म के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि उनका जन्म है 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं उनके पिताजी के बारे में कि पिताजी का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। अब कुछ लोग ठाकुर भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको टैगोर, बात एक ही है। फिर माताजी का नाम शारदा देवी, शारदा देवी। पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी का नाम था शारदा देवी। आपको याद हो कि हमारा जो राष्ट्रगान है, थोड़ा सा कवि परिचय में, राष्ट्रगान जो हमारा है, जन गण मन, ये हमारा जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको ताज्जुब होगा जान करके कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, वो भी लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसका मतलब दो देशों के राष्ट्रगान की रचना करने वाले जो व्यक्तित्व के धनी है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको याद हो कि इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार के ये विजेता हैं। भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तब उन्होंने कविताओं का एक बहुत बड़ा संग्रह करके और दिया दुनिया को। तो उनके लिए उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। जिससे नोबेल पुरस्कार के लिए उनको जो कविताओं का संग्रह, जिसमें हम कह सकते हैं उस बुक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि एक ये क्या है, कविताओं का संग्रह है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कविताओं का संग्रह करके उन्होंने गीतांजलि नाम से एक ग्रंथ निकाला, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, जो नोबेल जो एक समिति है उनके द्वारा। उसके बाद में उनको अंग्रेजों के द्वारा 1915 में नाइटहुड नामक एक उपाधि होती थी, वो भी इनको दी गई। प्यारे बच्चों, ये जानकर के आपको बहुत ही ताज्जुब होगा
कि नाइटहुड है, ये जो इनको उपाधि मिली थी वो उनके कार्यों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको दी गई थी। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब उन्होंने क्या कर दी, इस नाइटहुड जो उपाधि थी उसको क्या कर दिया, अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो उपाधि थी वो अंग्रेजों को अपनी वापस दे दी। जो हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु कह करके पुकारा था। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ये बहुत ही दुनिया के अंदर फेमस हैं, और इन्होंने जितनी भी जो रचनाएं की हैं वो बांग्ला में भी की हैं, हिंदी में भी की हैं, अंग्रेजी में की हैं। यानी कि ये एक ऐसे नाटककार, साहित्यकार, रचनाकार और लेखक, कवि, इनको मतलब हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी साहित्य की रचना की, अलग अलग भाषाओं में की, अलग अलग क्षेत्र में की। तो इस प्रकार से इनका जो देहांत हुआ, मृत्यु हुई, वो हुई थी 7 अगस्त 1941 को। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा जीवन परिचय था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अब उन्होंने क्या किया कि अपने बचपन के बारे में उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे उनके बचपन उनका बीता, कैसे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे और एक बहुत ही मतलब शानदार परिवार था इनका। तो कह सकते हैं कि उस जमाने के अंदर भी है ना, इनका परिवार था ना वो बहुत ही धनाढ़ परिवार था। और जब धनाढ़ परिवारों के जो बच्चे हुआ करते थे उस समय के, उनको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो घर में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वो इस चैप्टर के अंदर वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो बचपन में उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कैसे हुई। तो आप अपनी अपनी है ना बुक निकाल लीजिए, और अब हम अपनी बुक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, अब बचपन के बारे में वो बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। अब ये नर्सरी जो शब्द है, ये क्या है? नर्सरी, नर्सरी यहाँ कोई क्लास की बात नहीं है। नर्सरी वह स्थान है प्यारे बच्चों, वह स्थान है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था। यानी कि नर्सरी एक वो स्थान था जहां पर अमीर घर के, ये कह सकते हैं हम कि अमीर घर के बच्चे हैं वो क्या कहाँ पढ़ते थे? नर्सरी में पढ़ते थे। वहां उनको देख रेख, उनकी देख रेख करने वाले भी उनके कोई यानी घर के सदस्य नहीं हुआ करते थे। वहां कौन होते थे? उनके जो नौकर हुआ करते थे, वही क्या करते थे? उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनकी देखभाल की व्यवस्था, ये सारा जो कार्यक्रम होता था उससे संबंधित वो कौन देखते थे? नौकर देखते थे। उन दिनों धनी परिवारों के लिए सामान्य बात थी, यानी कि नर्सरी में रहना कौन? जो अमीर परिवार है, उनके अमीर परिवार के जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते थे? अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण करते थे? नर्सरी में रह करके ग्रहण करते थे। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। यानी कि जब उनको माता से मिलना है तो कब मिलेंगे? वो रात को। और अगर पिता से मिलना है तो कभी? जब कोई बच्चा बीमार हो गया है तो तब वो अपने क्या कर सकता है? अपने पिता से मिल सकता है। लेकिन वो बीमार होने पर, और कब कितना मिल सकता है? बहुत ही कम मिल सकता है, अर्थात वो न के बराबर ही मिल सकता था। नौकरी उनकी देखभाल करते थे और कहानियां सुनाते थे। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो नौकरी करते थे, देखभाल करना है, उनको कहानी सुनाना है, उनके जीवन की देख रेख करना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है। ये सारा का सारा जो वो मतलब कार्य होता था वो सब कौन देखते थे? ये नौकर देखते थे। आगे देखिए,
नेक्स्ट पैराग्राफ में जो उनका एक बहुत ही जो देख रेख करने वाला एक नौकर है, जो उनके बारे में ये वर्णन कर रहे हैं कि एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था जिसका नाम था ब्रजेश्वर। ब्रजेश्वर नौकर का नाम क्या था? ये इनका खास नौकर था जो इनकी देख रेख के लिए परिवार वालों की तरफ से छोड़ा गया था। उसके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। कुछ बच्चों की, कुछ व्यक्तियों के भूरे रंग के बाल होते हैं। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था, सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह एक गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। यानी कि ये क्या करता था, किसी गांव का जो कोई स्कूल था उसमें क्या करता था, ये पढ़ाने का काम भी करता था, यानी कि पढ़ाता था पहले ये गांव की कोई स्कूल के अंदर। छुआछूत के मामले में बहुत ही कठोर था। अब ये छुआछूत क्या होता है? छुआछूत यानी कि छुआछूत का मतलब होता है किसी के छूने से, अर्थात कोई अमीर घर का व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति के पास में ना तो बैठ सकता है, ना उससे बातचीत कर सकता है, ना उससे खान पान या कोई भी आचार विचार कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? छुआछूत। यानी कि अमीर के और गरीब के बीच में जो एक खाई है, ये दोनों बैठ नहीं सकते। एक अमीर है वो ऊपर बैठ सकता है, उसके पास नहीं बैठ सकता, उसके साथ नहीं रह सकता, उसके साथ में कुछ खाना नहीं कर सकता, उसके साथ में कोई और व्यवहार नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं हम छुआछूत। तो ये जो ब्रजेश्वर है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो छुआछूत के मामले में बहुत ही कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। यानी कि तालाब में जब जाता है तो इतना मतलब सावधानी पूर्वक स्नान करता। पहले वो क्या करता, तालाब के जो पानी को वो बिल्कुल साफ करता, उसको हटा हटा करके क्या कर देता, बिल्कुल साफ करने के बाद में उसमें क्या करता, वो डुबकी लगा करके नहाता था। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे न लग जाए, यानी कि कोई ऐसी बीमारी न लग जाए या कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो उसको क्या कर ले, छू ले। अर्थात वो बिल्कुल रास्ते में आते समय ना बहुत ही सावधानी से सबको देख करके और बचते बचाते से और फिर आकर के वो घर में और उनके पास में नर्सरी में आकर के उनके पास में रहता। तो इस प्रकार से ब्रजेश्वर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दिया कि कैसा व्यक्ति था, उसके चेहरे का हाव कैसा था, उसकी शारीरिक रचना कैसी थी, तो ये सारी बातें उन्होंने बताई है। अब आगे बता रहे हैं उनके बारे में ही, अपने नौकर के बारे में ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाने के मामले में वो बहुत ही लालची था, यानी कि खाने पीने का बहुत शौकीन था। वो क्या करता था, हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था, यानी कि खाने के मामले में बहुत ही कंजूसी करता था, बच्चों को पूरा खाना नहीं देता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता तुम्हें और चाहिए, यानी कि पूरी लेकर के वो इधर ऐसे करता, और चाहिए है। तो इस प्रकार का जो उसका जो पूछने का ढंग था, उससे बच्चों को क्या थोड़ी सी घृणा सी होती, नफरत सी होती थी कि ये कुछ ताना मार रहा है क्या, रोटी दे रहा है या पूरी दे रहा है, कुछ या नाटक कर रहा है। तो इस प्रकार से उसका जो अंदाज था पूछने का, कुछ ऐसा होता था कि मैं नहीं कहता, यानी कि लेकर कह रहा, मैं हमेशा उसको जब वो पूरी के बारे में पूछता ना तो मैं क्या करता, उसको न, अर्थात मैं मना करता, मैं उसको हाँ नहीं करता। और एक बार न कहने के बाद वह हाँ करने का मौका नहीं देता, यानी कि किसी ने अगर एक बार मना कर दिया ना तो फिर हाँ करने का वो मौका नहीं देता। यानी कि पहले उसने किसी बच्चे ने मना कर दिया खाने के लिए तो बाद में बिल्कुल भी वो उसको खाना नहीं देता था। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे, यानी कि दूध के कटोरे, जो बच्चों को नर्सरी में जो पढ़ते थे उनको दूध भी मिलता था पीने के लिए, तो वो दूध के बारे में बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि उनको बहुत ही अच्छा, किसको, ब्रजेश्वर को दूध बहुत अच्छा लगता था और मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। यानी कि दूध है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को दूध है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो कहने का मतलब इनके हिस्से का जो दूध था ने वो भी क्या कर जाता, ब्रजेश्वर खुद ही घटा के
जाता। आगे बता रहे हैं कि इस तरह कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था, कभी बीमार नहीं पड़ता, पेट दर्द किसे कहते हैं वह मैं नहीं जानता था, कभी स्कूल जाने का मन न होता तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था, इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी, मुस्कुराकर कहती थी स्कूल मत जाओ। यानी कि बच्चों की एक बहुत ही ये आम बीमारी है कि स्कूल नहीं जाना है तो क्या कर दो, पेट दर्द का बहाना कर दो, पेट दर्द का बहाना। अब लेखक कह रहा है कि मुझे कभी है ना जिंदगी में है पेट दर्द हुआ ही नहीं, लेकिन मैं क्या करता, स्कूल में न जाने का ये मेरा बहाना था कि जिस दिन मैंने ये कह दिया ना कि मुझे स्कूल नहीं जाना, इसका मतलब मैं उस दिन क्या कहता, पेट दर्द हो रहा है। और मैं मेरी माँ ये बात सुन करके है ना वो कभी परेशान नहीं होती कि बच्चे को कहा कैसे दवाई दिलाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुस्कुरा करके कहती ठीक है स्कूल मत जाओ। तो ये एक आसान सा तरीका था स्कूल में जाने का, बहाना था। आगे बता रहे हैं नौकरों के बारे में ही, कह रहे हैं कि नौकर मुझे रामायण की कहानियां सुनाया करते थे, इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। बांधना यानी कि बांधना कि कोई भी बच्चा कोई भी नियम न तोड़े, नियम न तोड़े, ये बांधना। अब तो तोड़ना अर्थात देखो अनुशासन में रहकर ही कोई बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। पहले बच्चों से आप स्कूल में देखते हैं तो हर अनुशासन की पालना के लिए आपको मजबूर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो वो रामायण की कहानियां सुना सुना करके उनको अनुशासित करते थे। कैसे? देखिए, जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। खड़िया, चौक, खड़िया यानी कि चौक से वो क्या करते, एक है ना लाइन खींच देते या कोई सर्किल बना देते, जहाँ ये गेट के पास में एक ऐसी लाइन खींच करके क्या कर देते, और वो उस बच्चों को अंदर बंद करके कमरों के, और उसके बाद में लाइन खींच देते, और उसके बाद में क्या करते, वो कहीं अपने काम से बाहर निकल जाया करते थे। अब वो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठा करके, यानी कि जो जंगला था उसके अंदर एक विंडो थी उसके पास बैठा देते, और वहां उनको आगे यानी एक लाइन खींच करके, और फिर क्या कहते उनको, फिर कहते कि छोटे मालिक इससे बाहर नहीं निकलना, तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था, भयानक राक्षस उन्हें उठा करके ले गया था, याद है ना। यानी कि वो ये लाइन खींच करके और उनको राक्षस कि क्या आएगा, कोई राक्षस आएगा, अगर आपने ये लाइन है ना क्रॉस कर दिया, इसका है ना मतलब है ना इसको तोड़ दिया, इस लाइन के उस साइड में चले गए तो क्या आएगा, बाहर कोई राक्षस आएगा और वो क्या करेगा, आपको उठा करके ले जाएगा। जिस प्रकार से सीता को कौन उठा करके ले गया था, रावण उठा के ले गया था। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों कि सीता को लक्ष्मण जी ने एक रेखा के अंदर बंद कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि भाभी जी जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आपको क्या नहीं करना है, ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। लेकिन वो मानी नहीं, और अंत में उन्होंने क्या किया, इस लक्ष्मण रेखा को पार किया, और पार करते ही रावण है वो बाहर ही है अपने मतलब दूसरे वेश में तैयार खड़ा था, क्योंकि वो बार बार में उनको भिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा था कि मैया भिक्षा डाल दो, भिक्षा डाल दो। लेकिन उनको ये पता था कि इस लक्ष्मण रेखा से मैं उस पार भी नहीं जा सकता, अगर ये बाहर आ जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उठा करके ले जा सकता हूँ। तो रामायण में आपने इस दृश्य को देखा होगा, जो सीरियल चलता है, और पढ़ा होगा कि लक्ष्मण रेखा पार करने से सीता मैया का क्या हुआ था, यानी कि उनका अपहरण या हरण कह सकते हैं, अपहरण या हरण, सीता हरण कहते हैं इसको। यानी कि ये किसकी वजह से हुआ था, लक्ष्मण रेखा के पार करने की वजह से। तो इस प्रकार से उन्होंने इस
सर्किल के द्वारा या इस लाइन के द्वारा उन्होंने क्या किया है, बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया है। मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते थे, यानी कि जो उनके नौकर थे वो उनको क्या करते थे, एक ऐसे घेरे के अंदर उनको बंद कर देते और उनको राक्षस का मतलब डर दिखा करके और वो अपने काम से क्या कर देते थे, बाहर चले जाते थे। मैं खिड़की से बाहर और बड़े से पेड़ के बरगद के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता और वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और अपनी यादों में संजो करके रखना सीखा। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ इस जंगले में अर्थात जो विंडो के अंदर वो बैठ करके क्या करते हैं, घंटों तक है ना, बाहर एक बरगद का पेड़ था और उसको देखना। देखो प्यारे बच्चों, किसी चीज को अगर आप है ना ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उस चीज के अंदर है ना आपके अंदर है ना बाद में अनेक भाव जागृत होंगे। क्योंकि किसी चीज को बार बार देखने पर हमारे अंदर एक बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, किसी चीज को गौर लगा करके देखना चाहिए। इसको बोलते हैं ध्यान लगाना। और अगर आप ध्यान लगाएं कब, जब आप किसी चीज को बार बार उसको देखेंगे, उस चीज को एकदम अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम और जो आगे का जो भाग है वो पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बचपन के बारे में पढ़ रहे थे, उनके नौकरों के बारे में पढ़ रहे थे। उनके नौकर जो ब्रजेश्वर, वो उनको किस प्रकार से जब वो बाहर जाते थे तो उनको राक्षस का डर दिखा करके और वो एक सर्किल के अंदर एक कमरे में बंद करके चले जाते थे। तो यही बात चल रही थी। अंत में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जब ब्रजेश्वर उनको कमरे में बंद करके चले जाते थे तब वो क्या करते थे, जंगले में अर्थात एक जो खिड़की, कमरे की जो खिड़की थी ना उसमें बैठ जाते और सामने एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ को वो लगातार क्या करते, देखते रहते। तो देखने के कारण उनके जीवन में या उनकी जो व्यक्तित्व में एक गुण का विकास हुआ, ध्यान का। प्यारे बच्चों, किसी चीज को अगर आप अच्छे से देखते हैं, उसको सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो यही पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर आई और उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से अपनी यादों को संजो करके रखना शुरू किया। संजोना मतलब होता है संभालना, संजोना, संभाल करके रखना। कि किसी चीज को अगर आपको सजोना है या संजोना है, उसको संभाल करके रखना है, तो आप क्या करेंगे, लगातार उस चीज को देखेंगे, तब जाकर के वो आपको क्या होगी, लंबे समय तक याद रखने में क्या होगा, एक मतलब बहुत ही मतलब अपने अंदर गुण विकसित होगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप किसी चीज के अंदर ध्यान लगा करके उसको पढ़ेंगे या देखेंगे। तो ये बात थी पिछले वीडियो की। अब इस वीडियो के अंदर हम उनके जीवन के बारे में और वर्णन सुनेंगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था, यानी कि उनके भाई बहन थे, कितने थे, 14 भाई बहन थे, संतान 14वीं संतान थी। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। भतीजे यानी कि भाई का जो बेटा और भांजे यानी कि बहन का बेटा। इस प्रकार से बड़ी बहन का लड़का सत्य, उनकी बहन का लड़का था भांजा, एक सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। यानी कि ये जो थे उनके क्या थे, उनके रोज के साथी थे, यानी कहने का मतलब उनके दोस्त भी कह सकते हैं, हम मित्र भी कह सकते हैं। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था। एक बात ऐसी थी जो वो तो जानते थे
कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन नहीं, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को बचपन में क्या करते, डराते थे। किसके लिए? कि शांति निकेतन कभी मत जाना। वो एक जो संस्था थी जिनके है ना संचालक भी ये रह चुके हैं, उनके पिताजी भी है ना वो अक्सर वहां जाया करते थे, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। शांति निकेतन जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, मुझे आश्चर्य होता था क्यों नहीं जाना। पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है, यानी कि उनका रहने सहने का मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन ये मना क्यों कर रहे हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो बहुत ही एक इन चीजों से वो अनजान थे। सत्य कहता था, क्या कहता था उनका जो भांजा सत्य, वो क्या कहता था, लेकिन वहां का सफर बहुत खतरनाक है, यानी कि यहाँ अगर आप जाते हैं शांति निकेतन तो यहाँ का जो सफर है ना, यात्रा, सफर का मतलब यात्रा बहुत ही क्या है, खतरनाक है। कैसे? वहां रेलगाड़ी से जाना होता है, और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, मौत का फंदा क्या है, रेलगाड़ी। एक इसके अंदर प्रश्न भी है कि सत्य ने रेलगाड़ी मौत का फंदा किसे कहा है, तो उन्होंने किसको कहा है, रेलगाड़ी को कहा। रेलगाड़ी मौत का फंदा है जो लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है, यानी कि उसके अंदर जो लोग बैठे रहते हैं और जब वो चलती है तो क्या करती है, लोगों को इधर इधर उधर क्या करती है, फेंकती हुई चलती है। तो इस बात को सुन करके जो हमारे बालक रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बेचारे क्या हो गए, डर गए, भयभीत हो गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया, तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसी सत्य ने बताई थी। यानी कि उन्होंने जो उनको बात बताई थी तब उनको वो एक अचंभित से लगी जब वो पहली बार कहाँ गए, शांति निकेतन गए। लेकिन कब गए, वो बचपन में नहीं गए, क्योंकि वो बचपन में वो इस चीजों से डरते रहे कि शायद हो सकता है रेलगाड़ी क्या करेगी, उनको है ना बाहर फेंक देगी और वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो उन्होंने मौत का फंदा किसको बताया, रेलगाड़ी को। लेकिन जब वो पहली बार गए तो वैसी जो यात्रा थी या सफर था वो वैसा भयानक नहीं था जैसा कि सत्य ने बताया था। अब आगे बताते हैं वो अपने टीचर्स के बारे में, अपने अध्यापक के बारे में। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। देखिए प्यारे बच्चों, जो अमीर घर के बच्चे थे वो घर पर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो उनकी ज्यादातर वो घर पर ही हुई है। तो वो बता रहे हैं कि मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। मैं तब 8 साल का था, यानी कि वो कितने वर्ष के थे, 8 साल के थे जब उनको एक मास्टर जी क्या करते थे, घर पर पढ़ाने आते थे। एक बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी न आ पाए, यानी कि आज उनका पढ़ने का मन नहीं था, और वो सोच रहे थे कि आज है ना गुरुजी नहीं आए तो ही अच्छा रहे। लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पेबंद लगा छाता दिख ही पड़ा था। पेबंद, पेबंद, पेबंद एक ये कह सकते हैं कि कोई कपड़ा क्या हो गया, फट गया है, और कपड़ा फट जाने पर दूसरे कपड़े को उसके स्थान पर सिलना, ये पेबंद होता है। यानी कि कहीं से ये मान लो ये शर्ट यहाँ से फट गया और दूसरा कोई मिलता जुलता या दूसरे कपड़े को हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर लगा दिया और फिर टांके से सिलाई से मतलब मैंने मशीन से या सुई धागे से इसको क्या कर दिया, सिल दिया। तो इसको क्या कहते हैं, हम पेबंद कहते हैं, यहाँ मारवाड़ी में उसको है ना थेपली बोलते हैं।
जो पहले लगाते थे, आजकल तो नहीं लगाते। अब ये पेबंद उन्होंने क्या कहा कि जो गुरुजी के पास में जो छाता था ना, वो जगह जगह से क्या हुआ था, फटा हुआ था। उन्होंने उसके स्थान पर क्या कर रखा था, दूसरा कोई कपड़ा सिल रखा था। तो जैसे ही वो सोच रहे थे कि मन में कि भैया आज गुरुजी नहीं आए तो ही ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि वो पेबंद लगा छाता है ना लिए हुए गुरुजी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो उनकी जो उम्मीदें थी कि आज मैं ना पानी में नहाऊंगा और आज मैं बारिश में ऐसा करूंगा, वो सारी उम्मीदें थी वो क्या हो गई, धूमिल हो गई। और इस प्रकार से वो अब कोई उपाय नहीं था। अब क्या करें, अब तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे नींद भी आने लगी थी, यानी कि जैसे ही ना पढ़ाई का नाम आता है तो सबसे पहले नींद बहुत जल्दी आती है। आपको भी आती होगी, मुझे भी आती है, सबको आती है। यानी कि पढ़ाई का नाम लेते ही क्या करेंगे, सोने की बहुत जल्दी। और पता नहीं आंखों को भी क्या होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सारा का सारा भार है वो हमारे दिमाग पर, और आंखें है ना भारी भारी हो जाती है और नींद बहुत जल्दी आती है। इसलिए जिस भी बच्चे को नींद नहीं है ना, तो उसको बहुत ज्यादा ना पढ़ना चाहिए, बहुत जल्दी नींद आएगी। मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। देखिए, जब वो उनको पढ़ा रहे थे तब तो क्या आ रही थी, उनको नींद आ रही थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी उनको पढ़ाने के बाद जैसे ही वो घर गए, लेकर कह रहा है कि मेरी तो नींद है ना वो क्या हो गई, उड़ गई, गायब ही हो गई। अब आगे बता रहे हैं वो अपने और बचपन के बारे में, तो ध्यान पूर्वक इस चीज को सुने और समझें। आगे इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। यानी कि हर एक बच्चे का, शायद मेरे हिसाब से कोई एक दो बच्चे होंगे जिनका मन है ना वो करता होगा, बाकी का तो है ना शुरू शुरू में स्कूल में जाने का मन किसी का भी नहीं करता है। लेकिन कुछ बच्चों का है वो बचपन में स्कूल जाने का बहुत करता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरा मन है वो स्कूल जाने का बहुत करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देखता तो मैं रोता और गिड़गिड़ाता, क्योंकि वो बच्चे कहाँ स्कूल में गाड़ी से जाते थे। तो बच्चे को शायद मेरे हिसाब से है ना वो गाड़ी में बैठना, उनके साथ में घूमना फिरना, वो मजे लेने के चक्कर में शायद ना उनको पता नहीं था कि स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तो अब उसको क्या कर समझ रहे थे, एक इंजॉय समझ रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि शायद गाड़ी में घूम करके ही आते होंगे, वहां कुछ नहीं करना होता होगा। तो लेखक है वो कह रहा है कि मैं रोता गिड़गिड़ाता कि मुझे भी जाने दो स्कूल में। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। एक दिन वो आ गया जब उनको भी क्या हुआ, स्कूल में जाने का समय आ गया, स्कूल भेजा गया उनको। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। क्यों? क्योंकि भाई उनको जो कुछ पढ़ाने के एवज में जो उनको पैसे मिलते थे तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, उनका कम होने लग गया शायद। तो इस वजह से वो गुरुजी है ना वो इस चीज से थोड़े से नाराज हुए कि इन बच्चों को अभी स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। बिल्कुल, गुरुजी ने कह दिया कि आज तो तुम है ना स्कूल जाने के लिए बहुत ही है ना उतावले हो रहे हो कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। लेकिन मेरी बात याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम क्या करोगे, स्कूल न जाने के लिए रोओगे। न जाने के लिए क्या करोगे, रोओगे। कि सब तो आज तो तुम क्या कर रहे हो, स्कूल जाने के लिए रो रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम ये कहोगे कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। और वास्तव में लेखक कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये वो दिन है ना बहुत ही जल्दी आ गया। और स्कूल वह दिन जल्दी ही आ गया, सचमुच में वह दिन है वो जल्दी आ गया। पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। यानी कि जिस दिन वो शुरुआत में स्कूल में गए उसी दिन से लेकर कह रहे हैं कि मुझे क्या हो गई, नफरत हो गई, घृणा हो गई स्कूल से पहले दिन। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर के पढ़ना मुझे खराब लगता था। यानी कि बच्चों को क्या किया जाता है, स्कूल में कमरे में बैठा करके और पढ़ाया जाता है। क्योंकि लेखक ये चाहते हैं कि बच्चों को क्या किया जाए, इस प्रकृति के अंदर है ना घूमने फिरना दिया जाए। वहां उनको क्या है, पेड़ों के नीचे या कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठाया जाए, या ऐसे मतलब है ना स्थान पर ले जाया जाए जहाँ पर है ना खुला आसमान हो, कोई उनकी बंदिश नहीं हो, कोई उन पर बंधन नहीं हो, और वो अपने स्वेच्छा से क्या करें, अपनी स्टडी करें, अपनी पढ़ाई करें।
मैं स्कूल की छुट्टी के उपाय सोचता था, यानी कि अब उनको लगने लगा कि क्या करना चाहिए, स्कूल से जल्दी क्या करना चाहिए, स्कूल से छुट्टी हो जाए, बस कि छुट्टी मिल जाए जल्दी से जल्दी। और इस प्रकार से वो क्या करने लगे, उपाय सोचते रहते कि कब स्कूल की छुट्टी और कब वो यहाँ से निकल के जाएं। जो मुंशी जी मेरे भाई को अरबी फारसी पढ़ाते थे, मुंशी जी अरबी और फारसी, उर्दू उर्दू पढ़ाते थे एक मुंशी जी, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता था, अर्जी एप्लीकेशन। अब वो क्या करते, उनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती थी, तो वो क्या करते, जो मुंशी जी इनको जो स्कूल में उनको सॉरी घर में अरबी फारसी पढ़ाने आते, उर्दू पढ़ाने आते थे, उनसे वो क्या करते एप्लीकेशन के लिए अपने क्लास टीचर को कि अब मुझे नहीं स्कूल में जाना है, तो वो क्या करते उनसे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए कहते थे। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे बहुत ही मजा आता था, यानी कि सबसे पसंद जो उनके विषय रहे हैं वो क्या है, एक तो विज्ञान साइंस और एक चित्रकला ड्राइंग, ये दो उनके प्रिय सब्जेक्ट रहे हैं। उन्हीं दिनों में कविता भी लिखने लगा। आगे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उन्होंने जब वो बचपन में जब वो स्कूल में जाया करते थे, उसी समय उन्होंने कविताओं की रचना भी शुरू कर दी थी। तो उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा था। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता, यानी जेब में लिए फिरता, कोई भी है ना कविता लिख लेता और फिर उसकी है ना कॉपी, अर्थात वो एक कॉपी पेज में लिख लेता और उसको जेब में लेकर के वो घूमता रहता। सत्य और सौमेंद्र ने ये वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यार हम इतने बड़े हो गए हैं, उनके भांजे सत्य और सौमेंद्र, कि हम इतने बड़े हो गए, हम है ना ऐसा नहीं लिख सकते, और इसने छोटे से बच्चे ने है ना ये क्या कर दी, कविता लिख दी, बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ की, उन्होंने क्या कर दिया, टीचर्स को दी उनके, और टीचर्स ने उसको क्या किया, पढ़ा कविताओं को, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने क्या की, उनकी तारीफ की। तारीफ तारीफ यानी कि प्रशंसा, प्रशंसा की उनकी कि वाक्य में बहुत ही अच्छी कविता लिखते हो। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची, यानी कि घूमते घूमते का उनके दोस्त थे उनके भांजे, उनसे फिर है ना टीचरों के पास में गई, टीचरों के बाद में है ना घूमते घूमते उनके जो पिताजी थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, उनके पास टैगोर उनके पास आई घूमते हुए बात, तो उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े, यानी कि बहुत ही उनको भी अच्छा लगा कि छोटे से एक बच्चे ने क्या कर दिया, कविताओं की रचना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। स्कूल में अरुचि के बावजूद भी मेरी पढ़ाई है वो बराबर चलती रही, यानी कि ये रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, पढ़ाई में रुचि नहीं थी, उनकी रुचि क्या थी, कविताओं में थी, खेल कूद में थी, लेकिन पढ़ाई में नहीं होने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई है वो चलती रही। घर पर ही भाषा, जो लैंग्वेज है, भाषा, गणित, मैथ, विज्ञान, चित्रकला, संगीत, सभी सिखाए गए, यानी कि भाषा जो लैंग्वेज है, गणित है, विज्ञान है, चित्रकला है और संगीत कला, ये सब्जेक्ट हैं उनको क्या पढ़ाए गए, सभी के सभी उनको घर पर ही पढ़ाए गए। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है प्यारे बच्चों, वो कहाँ हुई, उनकी घर पर ही हुई थी, और शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया गया, यानी कि उनको सबसे ज्यादा इस विषय पर जोर दिया गया कि हमें क्या रहना है, स्वस्थ रहना है।
इस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है कि क्या बताया गया है कि पहला सुख निरोगी का है। अर्थात प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले अगर आदमी का मन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, उसकी हर चीज में रुचि होगी, हर चीज में वो अच्छे से पढ़ेगा, हर चीज उसके याद भी होगी, हर चीज है ना वो उसको अच्छी भी लगेगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक आप कुछ ही हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हमें सोचना चाहिए। हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से हर कार्य को अंजाम दे सकते हैं। आगे बता रहे हैं, घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको कि संगीत की शिक्षा, गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा, सभी जो विषय हैं उनको कहाँ पढ़ाए गए, घर पर ही पढ़ाए गए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ये उनका बचपन किस प्रकार से बीता। सत्य ने उनके बारे में, जो रेलगाड़ी के बारे में, उनको मौत के फंदे के बारे में उनको बताया, शांति निकेतन के बारे में भी इसमें जिक्र आया है। तो कोई भी इस वीडियो से संबंधित या इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो प्यारे बच्चों मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। अब चौथा जो अंतिम भेद है वो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है संस्कृत के कृत प्रत्यय। संस्कृत के कृत प्रत्यय कि संस्कृत के कृत प्रत्यय, ये इसका अंतिम और चौथा भेद है कृत प्रत्यय का। क्योंकि कृत प्रत्यय के मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि 4 भेद होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य, दूसरा हमने पढ़ा था कृणवाच्य और तीसरा हमने पढ़ा था भाववाचक कृत प्रत्यय। और अब चौथा हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो संस्कृत के कृत प्रत्यय के अंदर पहला है वो इसका अलग और बताया गया है। इसके अंदर भी बताया गया है प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। अब ऊपर आपने वो पढ़ा था वही बात यहाँ भी लागू होती है। तो भाववाचक, तो देखिए भाववाचक में पहला बताया गया है अन। अन एक ऐसा है जो संस्कृत का है शब्दांश, शब्द भी कह सकते हैं इसको और शब्दांश भी है, लेकिन ये क्या है, संस्कृत का है। तो जैसे गम प्लस अन क्या बन गया, गमन। सहन, सह प्लस न क्या गया, सहन। और फिर दान प्लस अन, दान। तो इस प्रकार से हमने देखा इसके अंदर ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। फिर है आ, जैसे पूज प्लस आ क्या बन गया, पूजा। चिंत प्लस आ क्या बन गया, चिंता। इच्छ प्लस क्या बन गया, इच्छा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं आ की मात्रा लगी हुई है और ये भाव का बोध करवा रहे हैं। पूजा है, चिंता है, इच्छा है, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भाव का बोध कराने वाले जो संस्कृत के कुछ और भी बहुत सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, या, ती आदि, तो उनको आप है वो पढ़ेंगे। जैसे विद्या, भक्ति, शक्ति आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत के कृत प्रत्यय में पहला जो है वो है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। दूसरा इसी का ही एक उपभेद और बताया गया है, वो है कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले। कृतवाचक यानी कि कर्ता का निर्माण करने वाले जो संस्कृत के अव्यय हैं वो कौन से हैं। जैसे अक है, अक। लेख प्लस अक क्या बन गया, लेखक। पाठ प्लस अक क्या बन गया, पाठक। लेख प्लस अक में
लेख में अक जोड़ा तो क्या बन गया, लेखक। पाठ में अक जोड़ा तो क्या बन गया, पाठक। और फिर आगे कारक, कार प्लस में अक जोड़ा तो क्या बन गया, कारक। तो इस प्रकार से हमने ये क्या है, कृत्यवाचक, अर्थात लेखक है, पाठक है, कारक है, कारक यानी कि कार्य को करने वाला। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, कर्ता का बोध करवाने वाले हो रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे हम इसी के अंतर्गत ही, फिर है अन, पावन, पावन। फिर मोहन, कर्ता का पावन, जो पवित्र हो वो क्या है, पावन। मोहन यानी कि मोह को हरने वाला कौन है, मोहन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कौन से हैं, संस्कृत के हैं, लेकिन वो कर्ता का बोध करवाने वाले प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये कौन से संस्कृत के कृतवाचक कृत प्रत्यय हैं, संस्कृत के कृतवाचक कृत प्रत्यय हैं, जो संस्कृत के अंदर प्रयोग या संस्कृत के होते हैं। दूसरा जानने के बाद में इसी के अंदर एक और बताया गया है, विशेषण बनाने वाले। तीसरा संस्कृत के अंदर बताया गया है कि विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, कि जैसे ही हम किसी शब्द के अंत में इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी शब्द का विशेषण रूप तैयार कर देंगे। तो जैसे एनीय है, एनीय एक प्रत्यय है, एनीय, ये क्या करता है, जब भी किसी शब्द के अंत में जोड़ता है तो वो एक विशेषण का रूप तैयार कर देता है। जैसे निंदा प्लस एनीय, निंदनीय, सॉरी, निंदा प्लस एनीय, जैसे ही हमने इसको यूं रूप में जोड़ा तो ये बन गया निंदनीय, ये शब्द का रूप बन जाता है। फिर दूसरा है स्मरणीय, स्मरण प्लस एनीय क्या बन जाएगा, स्मरणीय। तो इस प्रकार से एक और है इसी के अंदर कथन प्लस एनीय, ये बन जाएगा कथनीय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कथनीय, स्मरणीय, निंदनीय ये क्या है, एक विशेषण रूप शब्द का है। तो इसलिए ये जैसे ही संस्कृत के ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक विशेषण का रूप तैयार करते हैं, अर्थात विशेषण शब्द बनाते हैं। अब इसी के अंदर एक और भी है, ये दे प्लस ये क्या बन गया, दे। पे प्लस ये क्या बन गया, पे। गे प्लस ए क्या बन गया, गे। तो गे, दे, पे और गे ये क्या हैं, सब विशेषण रूप हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना प्यारे बच्चों कि पहले भेद के बारे में हमने जाना, संस्कृत के जो कृत प्रत्यय उसके अलग अलग उपभेदों के अंदर जाना कि कौन कौन से कैसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप बेझिझक मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बेशक आप ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है कि कृत का मतलब क्रिया, कृत का मतलब होता है क्रिया, अर्थात ये क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। ध्यान बस केवल आपको यही रखना है कि ये क्रिया शब्द का कोई रूप होता है, अर्थात वो जैसे ही किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी क्रिया शब्द के या धातु शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है, और क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए वो शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक कॉमन बात यही है कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले या धातु शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
तो इस वीडियो में हमने इतना जाना। जय हिंद, जय भारत।